Hello learners, welcome back to Academia Educational Classes. I am Anindita Giri and I welcome you all. So आज हम करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री की बुक में से चैप्टर नंबर 2। देखिए क्या है, अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कवर किया था, जहाँ पे हमने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में बात की थी, है ना, कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या है, जनरली जो कंट्रीज़ के बारे में आज हम अवेयर हैं, हम जानते हैं उनके बारे में, वो कैसे डिस्कवर हुआ था, कैसे लोगों को पता चला था कि इतनी दूर भी कोई कंट्री है, वहाँ पे भी लोग बाग रहते हैं। तो इन सब के बारे में हमने जाना था। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अमेरिका की। जो अमेरिका में जो लोग थे, जो अमेरिकन्स थे, उनकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल था, किस चीज़ को लेके, इंडिपेंडेंस, आज़ादी को लेके, जो उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल था उसके बारे में जानेंगे। लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एरा इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विथ मैनी इवेंट्स। जब हम बात करें मॉडर्न एरा की, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में उठा लें और मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो आज हमारे पास, जो दुनिया हमें दिख रही हैं, जो हिस्ट्री हमें दिख रही है। अगर हम उसके पहले हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं, ठीक है, और आज ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सब कैसे हैं, ये सब हम बात करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स इन द 15th सेंचुरी बाय यूरोपियन कंट्रीज इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन देम। और यही सारे जो इवेंट्स हुए थे, जो डिस्कवरीज हुए थे, उसमें एक न्यू जो सी रूट्स था, मतलब पहले लोगों को नहीं पता था कि भाई दूर देश समुंदर के पार और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब जब सी रूट स्टार्ट हो गए थे, जब नेविगेटर, जो ट्रैवलर्स, ये लोग जब जाते थे घूमने के लिए, तो इन लोगों ने डिस्कवर किया कि भाई सी के आस ओ पार भी, या फिर ओशन के पार भी एक कंट्री है। और सबसे पहले कौन से डिस्कवर हुए थे? यूरोपियन कंट्रीज डिस्कवर हुए थे। Its goal was to develop new commercial ways so that the economy of European countries might be enriched by trade and commerce. Trade and commerce का मतलब जनरली होता है एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़, मतलब कोई भी सामान का जो लेन देन होता है, जो व्यापार होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? कंट्रीज़ तो डेवलप हो गई, कंट्रीज़ तो इन्वेंशन हो गई, अब सबसे इम्पॉर्टेंट था कमर्शियल वे, ठीक है, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। वो क्या काम था? एक्सचेंज। जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे, मेरे कंट्री में कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन दूसरे कंट्री में वो चीज़ नहीं मिलती है, तो मैं अपने सामान को उधर पहुँचाऊँगी, और उस कंट्री में जो सामान मिलता है वो मैं अपने पास लेके आऊँगी। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन होता था, ठीक है, ऐसे ही एक्सचेंज होता था जिसे हम कहें, और ऐसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रही थी। In order to achieve that, Columbus discovered American continent in 1492. अब इसी ऑर्डर में अगर हम देखें अचीवमेंट में, तो कोलंबस जो था उसी ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1492 में। अगेन अमेरिगो वेस्पुकी टोल्ड अस थ्री कॉम्प्रिहेंसिवली अबाउट दिस लार्ज मेनलैंड। अब डिस्कवर तो कोलंबस ने कर दिया था, लेकिन बाद में अमेरिगो वेस्पुकी, इसने पूरे डिटेल में मेनलैंड के बारे में बताया था। ग्रेजुअली यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन देयर रीजन। धीरे धीरे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अब यूरोपियन कंट्रीज आपको पता है बहुत बड़ा है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें भी कॉलोनीज बनने शुरू हो गए थे। लोगों ने सिविलाइज होके अपनी अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया था। फ्रांस एंड इंग्लैंड मेनली एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थ अमेरिका। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, क्योंकि जो अमेरिका वो बहुत बड़ा है, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ पे जनरली फ्रांस के लोग और इंग्लैंड के लोगों ने अपनी एक कब्जा बना रखा था। सुप्रीमेसी मतलब अपने सुपीरियर पावर में अपने आप को एकदम ऊंचे दर पे रख रखा था, ठीक है। अब देखिए, at that very time, new political veins were being expanded in Europe, and ideas like individual freedom, protest against despotic power, equality, and fraternity were being popular among people, especially among intellectuals. अब देखिए, जब कॉलोनीज बननी शुरू हो जाएंगे तो क्या होता है? नए नए पॉलिटिकल पावर आएंगे। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल, अगर आप समझिए किसी गली में आप रहते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा भी होगा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा दबंग टाइप होगा, ठीक है, जो पूरे उस कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी गली में तो वो उससे जाके बोल पाएगा। तो वैसे ही छोटे छोटे कॉलोनीज़ में भी ऐसी पॉलिटिकल वेन्स जो है धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, ठीक। उनके जो आइडियाज़ थे क्या थे? जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब सबकी एक
एक सिंगल पर्सन की भी, एक सिंगल इंसान भी आज़ाद से रहे, ठीक है। कोई भी पावर उनके ऊपर कोई भी इम्पोज ना किया जाए, मतलब कोई भी उनके ऊपर दबाव ना हो, कोई बड़ा छोटा का वो ना करे, ठीक है, कि कोई पैसे वाला है तो वो गरीब को ऐसे दबाए, ऐसा कोई नहीं था। इक्वलिटी के ऊपर, फर्टिनिटी, मतलब सब लोग आज़ादी से रह सके। Geographical distance of American colonies from England and ideological difference of inhabitant gradually created such a circumstances that England and its colonies really came on separate edges. अब क्या था, जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ इंग्लैंड में और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, ठीक है। इनहेबिटेंट्स मतलब होते जो वहाँ के जो लोग थे, जो लोग भागते उनको इनहेबिटेंट्स कहते थे। तो इनमें बहुत सारे सर्कमटेंसेस आ रहे थे, ठीक है। लोग मतभेद हो रहे थे, ठीक है। और लोग एक जैसे उन लोगों का दिमाग का नहीं चल रहा था, सब अलग अलग भेद के थे। अब जो अलग अलग सोच रहे थे, मतलब कि अगर मेरे साथ कोई मेरे मत से कोई एक इंसान बोल रहा था, हाँ ठीक बोल रहा है, वो मेरे मत से मिल रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना सेपरेट एक जगह बना लिया। द चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ऑल्सो इंक्रीज कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ। अब धीरे धीरे इसी वजह से क्या हो रहा था, मतभेद हो रहे थे, ठीक है। अलग अलग कॉलोनीज बन गई, मतभेद हो रहे थे, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, मतभेद हो जो कहते हैं हम लोग, तो ऐसी चीज़ें भी हो रही थी। ग्रेजुअली कॉलोनी ड्वेलर्स केम फॉरवर्ड टू गेट राइड ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंग्लैंड में सुप्रीमेसी के लिए ऐसी कॉलोनीज बनने शुरू हो गए थे। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि सबके अलग अलग भेद थे, अब कोई कह रहा था हम बेस्ट है, कोई कह रहा था नहीं हम बेस्ट है, तो इन्हीं को ठीक करने के लिए जो ड्वेलर्स थे वो लोग आगे आ रहे थे, मतलब कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सुधारने की बात की जा रही थी। ना ये सब कैसे हुआ था, ये सब कैसे होगा, अब ये सारे हम अलग अलग पॉइंट्स में पूरे चैप्टर को समझेंगे। रीज़न, अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अमेरिकन के जो स्ट्रगल थी अपनी आज़ादी को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री में। इट हैज़ फॉलोइंग रीज़न, इसके कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न देखिए, लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन कॉलोनीज़। मतलब कि ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी मतलब कोई भी एक इंसान की जो अथॉरिटी रहती है, फिर पावर रहती है। तो बहुत सारे कॉलोनीज़ बन गए थे, अब बहुत सारे कॉलोनीज़ बन गए तो सब कॉलोनीज़ में कोई ना कोई लीडर होगा, लेकिन कोई एक, क्योंकि अगर देखिए बहुत सारे लीडर्स होंगे ना जहाँ पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कौन किसकी सुनेगा। अब सबके अलग अलग वो होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग मत होते हैं सबके, तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी। There were mostly Englishmen in American colonies who saw only English parliamentary system and laws. हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि नॉर्थ अमेरिका में कौन लोग थे, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग थे, ठीक है। अब वहाँ पे जनरली जो इंग्लिश मैन थे वो तो अपने इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। उनके जो लॉज हैं, उनके सिस्टम, वो उसी में चलना स्टार्ट करेंगे या उन्हें वही चीज़ पसंद आएगी। सो दे वांटेड दैट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन देयर कॉलोनीज व्हाइल द ब्रिटिश रूलर वाज अगेंस्ट इट। अब क्या था, जो इंग्लिश पीपल थे उनके पास अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम था, लॉ था, तो वो चाहते थे कि जो उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, मतलब जो उनकी जो डेमोक्रेसी हो वो उनके कॉलोनीज़ में उनकी तरह हो, ठीक है, जो उनके जो लॉज हो उसकी तरह हो। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश और ब्रिटिशर्स दोनों डिफरेंट है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश पीपल है वो अलग हैं, जो ब्रिटिश हैं वो अलग हैं। तो जो ब्रिटिश रूलर थे वो उसके अगेंस्ट थे, वो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके क्यों माने। द गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज वे नॉमिनेटेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब गवर्नर्स को भी कौन नॉमिनेट करता था, किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो इंग्लैंड के जो राजा थे वही नॉमिनेट करते थे ना। गवर्नर कौन होते हैं, मेंबर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी कॉलोनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो मेंबर वो होते हैं जो कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन चूज़ करता था, वो किंग ऑफ इंग्लैंड करते थे। दे वेयर इंड्योर्ड मतलब होता है प्रोवाइडेड और फर्निश्ड विद समथिंग, कोई भी चीज़ को तुम फर्निश्ड करना या फिर कोई भी चीज़ अपनी सुविधा के लिए रखना, ठीक है, विथ मैनी प्रिविलेजेस बट वेयर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कॉलोनी ड्वेलर। अब क्या था, जो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से चलना शुरू किया, ठीक है, अपने लॉज लाए, अपने सिस्टम चला रहे हैं, खुद ही वो लोग गवर्नर चूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी किसको मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी, इंग्लिश पीपल को ही मिलेगी। यही हो रहा था, ठीक है। इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा थे तो वो लोग अपना पॉलिटिकल लॉस चला रहे थे और वही लोग गवर्नर भी चूज़ कर रहे थे, और इसी वजह से उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही थी, ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे, उनके बजाय जो बाकी लोग जो थे, जो फ्रांस के लोग थे या फिर जो
दूसरे जो लोग थे वहाँ पे उन सबको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। बट मैनी रिस्पॉन्ड फॉर टू कॉलोनी ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मतलब होता है इनहेबिटेंट ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस, मतलब जो बाकी जो कॉलोनी बन रखे थे वहाँ के जो लोग थे उनको वो सुख सुविधा नहीं मिल रही थी। एज अ रिजल्ट देयर वॉज ऑलवेज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसी वजह से हमेशा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब भाई किसी एक इंसान को किसी एक बिरादरी को या फिर पूरी एक सोसाइटी को उनको अलग से वो मिल रही है फैसिलिटी और दूसरे सोसाइटी को अलग फैसिलिटी मिल रही है, तो ऑब्वियस है लड़ाई झगड़ा तो होगा। द कॉलोनी ड्वेलर वेयर नॉट कंसिडर्ड एबल टू गवर्न, सो दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट यही हुआ कि जो बाकी जो कॉलोनी ड्वेलर्स थे वो लोग इससे बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो पहला रीज़न हमें पता चल गया। अब दूसरा रीज़न देखिए, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। जो जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। देयर वॉज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड अमेरिका, दे बोथ वेयर सिचुएटेड एट डिफरेंट एजेस ऑफ अटलांटिक ओशन। अब देखिए इंग्लैंड और अमेरिका, अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कभी मैं वर्ल्ड मैप के बारे में बात करूँगी, एक दिन हम ऐसा क्लास लेंगे जहाँ पे हम सिर्फ वर्ल्ड मैप के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे जितने कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप उठा लें और देखें तो इंग्लैंड और अमेरिका में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अटलांटिक ओशन है, ठीक है, उसके डिफरेंट एजेस है, दोनों डिफरेंट सिचुएटेड है एजेस में। नॉर्थ अमेरिका ऊपर की साइड है, नीचे साउथ अमेरिका है। Since there was lack of means of transportation and communication at that time, the British government was unable to have effective control over colonies. अब देखिए बहुत बड़ी जगह है, इस वजह से क्या हो रहा था, जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उस टाइम पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं आई थी, तो इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंट्रोल करने में। देखिए कोई भी राजा है, ठीक है, अब राजा को शासन करने के लिए उसे उसके आसपास लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर वो वहाँ से कांटेक्ट ही ना कर पाए तो राजा कैसे शासन करेगा, कंट्रोल कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ को भी लेके। सो द कॉलोनी ड्वेलर्स गॉट बेनिफिट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? इसी का फ़ायदा उठाया कॉलोनी ड्वेलर्स, जो बाकी जो लोग थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया इस फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। ठीक है, तो मतलब कि जो डिस्टेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा इनके लिए। किन के लिए? जो नॉन इंग्लिश थे, ठीक है, जो बाकी जो लोग थे वहाँ पे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट के बाद, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड सोशल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया, जियोग्राफिकल था। अब हम देखेंगे रिलीजन और सोशल सिस्टम के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा था। देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन कॉलोनी एंड इंग्लैंड ऑन रिलीजियस एंड सोशल लेवल। अब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था? अमेरिकन कॉलोनी और इंग्लैंड के बीच में। किसको लेके? रिलीजियस और सोशल। अब देखिए अमेरिकन में जो अमेरिका के लोग थे वो अलग फॉलो कर रहे थे और जो इंग्लैंड के वो अलग फॉलो कर रहे थे। क्या फॉलो कर रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया था, जो बाहर जो कंट्री वो जनरली क्रिश्चियनिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्रिश्चियनिज्म में भी दो पार्ट था। एक तो कैथलिक चर्च, आपने सुना होगा, कैथलिक्स होते हैं, और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी। ऑन द वन हैंड द ब्रिटिशर्स फॉलोड एंग्लिकन व्यू एंड बिलीव्ड इन द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च। एक साइड अगर देखें जो ब्रिटिशर्स थे वो एंग्लिकन को फॉलो कर रहे थे। एंग्लिकन है, ये भी एक पार्ट है चर्च का, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है। और ये लोग ये बिलीव करते थे जो चर्च है वही उनका मेन है। ठीक, सुप्रीमेसी मतलब यही सुपीरियर, जो चर्च में जो फादर होते जो वो बोलेंगे वही सबसे सही है और कोई भी सच नहीं है, सिर्फ जो चर्च में जो फादर बोलते वही सच है। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन पीपल हैव फेथ इन प्यूरिटन आइडियोलॉजी। लेकिन जो अमेरिकन पीपल थे वो लोग प्यूरिटन के ऊपर विश्वास करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे ना। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जो दो चीज़ें थी, जो ब्रिटिशर्स थे और जो अमेरिकन थे, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ठीक, हैविंग सफर्ड रिलीजियस हैरेसमेंट द प्रोटेस्टेंट एंड प्यूरिटन्स टुक शेल्टर इन अमेरिका लिविंग इंग्लैंड। अब क्या हो रहा था? अब इसी चीज़ में अब देखो कौन पावर में था? जो इंग्लिश थे वो पावर में थे। अब वो अपनी जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो रिलीजियस थे वो उन्हीं को लेके फॉलो कर रहे थे, और इस वजह से जो बाकी लोग थे वो उनको इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। ठीक है, उन्हें दिक्कत होने लगी। दे वेर इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ स्ट्रगल एंड फ्रीडम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड मेनी टाइम्स दे डेमोन्स्ट्रेटेड देयर मिलिट्री कैपेसिटी। तो इसी चीज़ को लेके उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और धीरे धीरे
उनके मन में एक स्ट्रगल की भावना आ गई। ठीक है, उन्हें पता चला कि हमें अगर फ्रीडम चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी से फिर उन्होंने अपना मिलिट्री पावर देखने की कोशिश करनी स्टार्ट की। That is the reason that Americans did not want to be associated with their motherland। और यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो अमेरिकन थे वो अपने मदरलैंड से एसोसिएटेड नहीं थे। ब्रिटिश सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन फ्यूडल एंड एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। जो ब्रिटिश सोसाइटी थी वो जनरली फ्यूडलिज्म और एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम पे बिलीव कर रही थी। जनरली ज़्यादा रिच थे। एरिस्टोक्रेटिक वो पीपल थे जो बहुत रिच थे, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे थे, जो आलीशान ज़िंदगी जी रहे थे, वो लोग थे। वेयर एज अमेरिकन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जो अमेरिकन सोसाइटी थी वो कौन थी? जो स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, जो कि इक्वलिटी चाह रही थी, जो अपने लिए फ्रीडम मांग रही थी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जो ब्रिटिश सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी से अलग कैसे थी। ब्रिटिश सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल और एरिस्टोक्रेटिक थी, और जो अमेरिकन थी वो इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक के लिए लड़ रहे थे। Thus there was religious and social equality in America which helped them strongly in freedom struggle। और इसके वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है, उनको हेल्प मिली फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी, देखिए, प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक उसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और धीरे धीरे इनका सोल्यूशन भी निकलने की कोशिश की गई। अब देखिए, अब है फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ 7 ईयर वॉर। अब 7 ईयर वॉर चला किसके बीच में? देखिए, अ 7 ईयर वॉर वॉज वेज्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1756 टू 1763। 7 ईयर की वॉर चली फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1756 से लेकर 1763 तक। बिफोर दिस वॉर द कॉलोनी ड्वेलर वे स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंग्लैंड बिकॉज दे वेयर अनेबल टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फ्रेंच इन कनाडा। अब इस लड़ाई से पहले जो कॉलोनी ड्वेलर थे वो जितने बाकी जो लोग थे वो लोग इंग्लैंड के ऊपर भरोसे में थे। क्यों? इसीलिए थे क्योंकि जो फ्रेंच थे, ठीक है, कनाडा में जो फ्रेंच थे वो भी अलग थे। अब भाई वो भी मानने को राज़ी नहीं थे, तो इसी वजह से वो लोग तो बिल्कुल दूर थे, इंग्लैंड के भरोसे बैठे हुए थे वो लोग। बट इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड एंड दे केम आउट ऑफ फियर। और इस वॉर में क्या हुआ, जो फ्रांस है वो हार जाती है और उनके अंदर जो डर था वो बाहर निकल जाता है। नाउ द ओनली एम ऑफ द कॉलोनी ड्वेलर वॉज टू डिस्पोजेस इंग्लैंड। अब फ्रांस तो दूर हो गई, फ्रांस तो हार गई, अब इनका जो काम था अब ये था कि इंग्लैंड में कैसे ये अपना ठीक से अपनी एक पोजीशन बना पाए। प्रोफेसर प्रोलैंड commented on this war, the defeat of France provoked the Americans' desire of freedom। अब जो प्रोफेसर पोलार्ड है उन्होंने कमेंट किया था इस वॉर के ऊपर। उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही फ्रांस हार गई थी, इन फ्रांस की हार ने अमेरिकन्स को और ज़्यादा प्रोवोक किया, मतलब उस्काया कि उनको भी फ्रीडम चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, एंटी डेवलपमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अ ग्रेट कन्फ्लिक्ट अरोज ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स। अब इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनिज्म इज दैट रूलिंग कंट्री हैज़ राइट टू एक्सप्लॉइट द कॉलोनी इकोनॉमिकली एंड यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज। अब जो भी कॉलोनी में चल रहा है या फिर जो भी रूलिंग कंट्री है, जैसे कोई भी रूल कर रहा है, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी को भी एक्सप्लॉइट करता था। मतलब कोई भी गरीब है या कोई भी व्यापार कर रहा है उसमें ज़्यादा टैक्स लगा देना या फिर उसका सामान बिना पूछे ले लेना, लूटपाट कर देना, क्योंकि वो क्या है भाई, वो रूलिंग पार्टी में है, वो रूलिंग कंट्री में है, वो ज़्यादा रूल कर रहा है, वो लीडर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ भी वहाँ पर चल रही थी। On the other hand, the concept of free trade was developing in which the control over trade by the state was opposed। अब क्या हुआ था, ये जो फ्री ट्रेडिंग जो चल रही थी पहले सिस्टम, ठीक है, मतलब लोगों को उसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आराम से अब कर रहे थे। लेकिन उसमें भी अब क्या हुआ था, कंट्रोलिंग पावर आ गई। जो कंट्रोल कर रहा था, मतलब कि जो लीडर है, जो भी हाई रूलिंग पावर में है, वो क्या कर रहा था, इसे भी उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द कॉलोनी ड्वेलर डिड नॉट लाइक द इंटरफेरेंस ऑफ इंग्लैंड इन देयर ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कॉलोनी ड्वेलर्स थे, जो बाकी लोग थे, बाकी सोसाइटी के लोग, वो लोग किसी भी तरह के इंटरफेयर नहीं कर सकते इंग्लैंड में जो उनका जो व्यापार चल रहा था, ट्रेडिंग सिस्टम में, या फिर जो भी अदर काम चल रहा था उस पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सो द डेवलपिंग मिडिल क्लास इन कॉलोनीज वांटेड द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रूल बाय इंग्लैंड। इसी वजह से जो एरिस्टोक्रेटिक जो रूल चल रहा था इंग्लैंड में, लोग इसको हटाना चाह रहे थे, क्योंकि जो अमीर थे वो और अमीर होए जा रहे थे और जो गरीब है वो और गरीब हो जा रहा था।
एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो रिच थे, ठीक है, वो अपने मन के जो मर्जी कर रहे थे, और जो मिडिल क्लास है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बल्कि सिर्फ गुलामों की तरह काम कर रहे थे। और इसी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। समझ में? ये सारे आप डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक। 6 पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्शनेबल टैक्सेस, ठीक है। अब टैक्स लगना शुरू हो गया था। इंग्लैंड हैड टू फेस अ ग्रेट लॉस इन द 7 ईयर वॉर। अब जब ये लड़ाई हुई थी, अब कोई भी लड़ाई होती है उसमें बहुत लॉस होता है कंट्री का। क्यों? क्योंकि जो वेपन्स यूज़ होते हैं, जो सोल्जर्स जो लड़ रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा होता है। कोई भी इक्विपमेंट्स मंगाने होते हैं, वेपन्स मंगाने होते हैं, उसके पैसे बहुत खर्चा होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस तो होता ही होता है। अब 7 साल तक सोचिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वॉर चल रहा था, उसमें बहुत लॉस हुआ था। सो एज compensation, the then Prime Minister Granville passed Stamp Act in 1765। अब इसी का कॉम्पनसेशन के लिए, लॉस तो इन्होंने कर दिया अपनी लड़ाई में, और इसी का कॉम्पनसेशन के लिए जो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रैनविल, इन्होंने एक स्टैम्प एक्ट पास किया 1765 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट वॉज मैंडेटरी टू फिक्स अ स्टैम्प ऑफ 20 shillings ऑन ऑल द कोर्ट पेपर्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि एक स्टैम्प होगा, ये जो स्टैम्प है ये 20 shillings का होगा, जितने भी कोर्ट पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स, जितने भी काम वगैरह होंगे उन सब में ये लगेगा। दिस एक्ट राइज्ड अ ग्रेट फ्यूरी अमंग कॉलोनी डिवेलर एंड दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब इसके वजह से क्या होता है, फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा। अब इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया बाकी कॉलोनीज़ के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग बॉयकॉट करेंगे। जितने भी ब्रिटेन से जो भी सामान आता है, इम्पोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें ये लोग रद्द करेंगे, ये कोई भी इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। In 1767 the British Parliament imposed taxes on all the consumer items। और 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया था, जितने भी सामान, मतलब जितने भी सामान कंज्यूमर यूज़ करते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है, उन सभी चीज़ों में उन्होंने टैक्स लगा दिया। क्या क्या देखिए, जो डेली जो बेसिस के जो नॉर्मल जो फूड होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग के रोटी चावल होता है, लेकिन वहाँ पे ब्रेड जो है वो मेन होता है। मेन जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होते हैं, जो बेसिक जो आइटम्स होते हैं, उसके ऊपर भी उन लोगों ने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से जो नॉर्मल पीपल थे, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। नाउ दीज आइटम्स वेयर पेपर, ग्लास, टी एंड वर्निश। जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो पेपर में, ग्लास में, टी में, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें, इनमें लगा दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स। द कॉलोनी ड्वेलर रेज देयर स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट दिस टैक्सेस एंड सैमुअल एडम्स लेटर अ स्लोगन, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस। अब ये क्या था, बहुत ज़्यादा लोगों ने, अब जो भी मिडिल क्लास फैमिली थे, कॉलोनी ड्वेलर्स थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने बोला, इस टैक्स के खिलाफ वो खड़े हुए। और जो सैमुअल एडम थे, इन्होंने भी एक स्लोगन दिया कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे कोई भी जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी में, वो क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा ही नहीं रहेगा, हम कोई राजा को भी नहीं मानते, हम कोई टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है। टू oppose the action of British government, the colony dweller established organization like the Sons of Freedom and Daughters of Freedom। अब क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोगों ने बोलना शुरू किया, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है, धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम रखा सन ऑफ फ्रीडम। मतलब हम फ्रीडम, हम आज़ादी के लड़के हैं, हम आज़ादी की लड़कियां हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया। नॉर्मल है, आप एक इंसान को दबाओगे दबाओगे दबाओगे, ठीक है, लेकिन कब तक दबाओगे, एक दिन तो वो फूटेगा ना, एक दिन तो वो उल्टा जवाब देगा ही देगा। तो यही होने लगा। 7 पॉइंट देखिए, द रोल ऑफ राइटर्स एंड प्रीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे राइटर्स और प्रीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। प्रोपेगेंडिस्ट कहते थे। द राइटर्स एंड प्रीचर्स प्लेड अ ग्रेट रोल इन अवेकिंग द फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम। राइटर्स क्या कर रहे थे, देखिए, राइटर्स खुद आके तो कुछ नहीं कर सकता, वो खुद आके, आपने देखा होगा रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी खुद आके, उन्होंने कभी कोई वॉर में उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया, या फिर कभी भी खुद से नहीं आया लड़ने के लिए, लेकिन वो अपने राइटिंग के थ्रू, ठीक है, अपने लिखावट के थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था। उन्होंने लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें डाली थी, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो जो राइटर्स थे वो भी यही कर रहे थे, वो अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपने पोम के थ्रू, अपने कविता के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू उन्होंने लोगों की जो गलत जो चीज़ें चल रही है हमारी सोसाइटी में, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। इन 1776 थॉमस पान पब्लिश्ड अ मैगजीन कॉमन सेंस। थॉमस पान ने 1776 में एक मैगजीन पब्लिश किया जिसका नाम था कॉमन सेंस।
It effectively and excitedly advocated the necessity of independence. और उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई कि इंडिपेंडेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है। देखिए हमारे लिए इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक उसमें मीन्स किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करता। सब अपनी आज़ादी सबको पसंद है, सब अपनी तरीके से रहना पसंद करते हैं, अपनी आज़ादी में रहना पसंद करते हैं। इट अपोज्ड मोनार्की स्ट्रांगली। मोनार्की सिस्टम आप सभी को पता है, जो मोनार्क जो एक पर्सन जो रूल कर रहा होता है। तो ये जो पूरा मैगज़ीन था इसका बेसिक जो मीनिंग था या फिर जो मेन जो लक्ष्य था वो यही था कि इंडिपेंडेंस को क्यों इम्पोर्टेंस है ये दिखाना और जो मोनार्की सिस्टम है इसको हटा देना। थॉमस जेफरसन सपोर्टेड द राइट टू रेबल एंड एनकरेज देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। अब जो थॉमस जेफरसन था इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने कहा था राइट टू रेबल मतलब क्या होता है, लड़ाई करना या बोलना। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास वो राइट है कि आप उसके खिलाफ बोलिए, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था और जो लोगों के अंदर जो फ्रीडम, जो आज़ादी की जो भावना थी उसको भी उन्होंने एनकरेज किया था। अब 8th पॉइंट देखिए, डेस्पोटिक पॉलिसी ऑफ जॉर्ज द थर्ड। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है, डेस्पोटिक होता है रूलर विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब जिसके पास पूरी पावर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। द ब्रिटिश रूलर जॉर्ज द थर्ड एडॉप्टेड डेस्पोटिक पॉलिसी फॉर अमेरिकन कॉलोनी। अब जो ब्रिटिश रूलर था उसका नाम था जॉर्ज थर्ड। अब इसने डेस्पोटिक पॉलिसी अपना लिया था अमेरिकन कॉलोनी में। क्या था इसका मतलब, इसका मतलब कि पूरी पावर किसके पास होगी, उसी के पास होगी, ठीक है, ब्रिटिश रूलर के पास होगी। दिस पॉलिसी वॉज नॉट पॉपुलर इवन इन इंग्लैंड। इवन पॉलिसी जो थी इसने जो किया था कि पूरी पावर इसी के ऊपर है, ये इंग्लैंड में भी लोग नहीं मान रहे थे। ही बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल रूलिंग वाइल द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिगेन टू इंक्रीज इन इंग्लैंड। अब क्या हो रहा था, इसके अकॉर्डिंग जो जितने भी लोगों की जो आज़ादी थी वो सब हट रही थी, ठीक है। जो रूलिंग जो पार्टी है, जो रूल कर रहा है, उसी के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, मतलब जो गवर्नर मिनिस्टर्स जो भी थे, उनका पावर बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों की तो आज़ादी थी नहीं, वो लोग जो बोलेंगे, जो करेंगे, जो कहेंगे करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा। The irresponsible way of George III ruined the possibility of peaceful solution of the crisis arose in colonies, which became an important factor of freedom struggle. अब क्या हो रहा था देखिए, कॉलोनीज जो बाकी जो कॉलोनीज के जो लोग थे उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाना शुरू कर दिया था, उन्होंने तो इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो लड़ना शुरू कर दिया था। अब इसको जॉर्ज जो था उसने ध्यान से रिस्पॉन्सिबल तरीके से सॉल्यूशन करने के बजाय उसने और ऊट पटांग मतलब और ज़्यादा पावर बढ़ानी शुरू कर दी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। 9th पॉइंट, अब बॉस्टन टी पार्टी क्या है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टी एक्ट इन 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द मोनोपोली ऑफ एक्सपोर्टिंग टी लीफ फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम इंडियन स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे ना, जब इंडिया के लोग जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और भी बहुत सारी कंपनियाँ थी जो काम कर रही थी, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई। मतलब कि सिर्फ वही कंपनी सिर्फ टी के लीव को इंडिया से अमेरिका तक लेके आएगी, मतलब सिर्फ इसी को दे दे कि भाई तुम ही ये वाला बिजनेस करोगे और कोई तुम्हारे साथ और कोई कंपनी नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे बहुत सारे जूतों की कंपनी है, ठीक है, अब मोनोपोली मिल गई कोई भी एक कंपनी को, तो कहा कि तुम ही जूते बनाओगे और कोई जूता नहीं बनाएगा, ठीक है। तो घाटा तो बाकी लोगों को होगा और फ़ायदा उसी इंसान को होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई थी। द कॉलोनी ड्वेलर्स अपोज इट वेरी स्ट्रांगली। अब जो बाकी लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों, अब देखिए, अब एक ही जूता वाला है, वो जूता बेच रहा है, बना रहा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट उसी को होगा। जो बाकी लोग हैं उनको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, उनका तो पूरा लॉस में चला जाएगा। अब एक दुकान है जूते की तो लोग उसी की कंपनी से सामान खरीदेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी होने लगा। अब मोनोपोली मिल गई, टी जो फैक्ट्री या फिर जो टी का बिजनेस चल रहा था वहाँ पे मोनोपोली मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसकी वजह से जो बाकी जो लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और इसके बहुत ज़्यादा लोग खिलाफ खड़े हो गए। व्हेन द शिप लोडेड विथ tea leaf reached the Boston harbor of America, some of the citizens cladding like tribe pet Indian rode the ship and threw the tea boxes into the ship. अब जैसे ही
समुंदर, मतलब जब अमेरिका में आता है, बोस्टन हार्बर में जैसे ही आता है टी पूरा शिप में भर के, वैसे ही बहुत सारे सिटीजन्स वहाँ चले जाते हैं और जाके वो टी बॉक्सेस को उठा के वो समुंदर में, सी में डाल देते हैं, फेंक देते हैं गुस्से से, ठीक है। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज कमर्शियल बैन ऑन द बोस्टन हार्बर एंड पुश द अमेरिकन कॉलोनी इनटू फायर ऑफ रिबेल। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल बैन के ऊपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। और ये जो लड़ाई थी ये आग में परिणत हो गई, मतलब On September 1774, the representatives of 13 colonies organized a continental conference in Philadelphia in which it was decided to oppose the British rules and boycott the trade. अब क्या हो रहा था, अब जो ब्रिटिशर्स है वो तो अपना रूल डाले जा रहे थे और स्ट्रॉन्ग करे जा रहे थे। अब जो बाकी जो कॉलोनीज थे, जो कॉलोनी ड्वेलर्स थे, उसमें से 13 कॉलोनीज ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, फिलाडेल्फिया में। और वहाँ पे उन्होंने ये सब डिसाइड किया, सब लोग एक मत थे, क्योंकि देखिए सिर्फ एक इंसान ही सफ़र हो रहा था, बल्कि हर एक इंसान, ठीक है, जितने मिडिल क्लास लोग थे वो सारे लोग सफ़र कर रहे थे। तो सब ने डिसाइड किया कि वो इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ जाएंगे और उसका जितना भी ट्रेडिंग सिस्टम है उन सभी को बॉयकट करेंगे, उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही उनके बिजनेस में जाएंगे। द फर्स्ट बैटल बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द कंपनी ड्वेलर ब्रोक आउट ऑन 18 अप्रैल 1775 इन लेक्सिंगटन। अब अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक वो बॉयकॉट कर रहे थे, बहुत सारे जितना वो कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना झोलस निकालते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अब सामने उन लोगों का बैटल शुरू हो गया। कब हुआ? 18 अप्रैल 1775 में ब्रिटिश आर्मी के साथ जो कंपनी जो ज्वेलर्स थे, इन सभी की लड़ाई छिड़ गई, ठीक है। आफ्टर दैट द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन फिलाडेल्फिया ऑन जुलाई 4, 1776। और उसके बाद दूसरा कॉन्फ्रेंस भी हुआ जहाँ पर लोगों ने अपनी बातचीत की, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह की। इन दिस कॉन्फ्रेंस द मैनिफेस्टो ऑफ फ्रीडम प्रिपेयर्ड बाय थॉमस जेफरसन वॉज इशूड एंड जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज अपॉइंटेड जनरल ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। और उसी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, एक मैनिफेस्टो बना, मतलब एक नोटिस बनाया गया, आप नॉर्मल समझे तो, फ्रीडम के लिए, कि जो थॉमस जेफरसन ने बनाया, उसने इशू किया, जो जो उनको राइट्स चाहिए थे, जो जो फ्रीडम चाहिए, तो उन्होंने उसमें लिखा और उन लोगों ने डिसाइड करके जॉर्ज वॉशिंगटन को अपॉइंट किया जनरल ऑफ अमेरिकन कॉलोनी, ठीक है। अब कौन बन गए? अब बन गए जॉर्ज, राइट। अब देखिए आगे क्या है। Thus began the American struggle for freedom, and it ended on February 3, 1783 by Paris Treaty. The Constitution of America was formed in 1787 and came in action in 1789. अब देखिए वॉर कब स्टार्ट हुआ, इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो गई 1775 में, ठीक है, और इनको कब मिली आज़ादी? 1783 में। तो सोचिए कितने साल लग गए इनको इनकी जो स्ट्रगल थी फ्रीडम को लेके, इनकी आज़ादी को लेके, इनको इतना टाइम लग गया, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना वो बना 1787 में जाके बना, और वो एक्शन में आया 1789 में। मतलब कितना लंबा एक जर्नी था इन लोगों का भी। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज नॉमिनेटेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब ये सारी चीज़ें मिली, जब अमेरिकन को जो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फ्रीडम को लेके, अपनी लाइवलीहुड को लेके, अपनी ज़िंदगी के लिए, उन सभी को उनको मिला। और उसके बाद जिनको उन्होंने चूज़ किया था अपने कॉन्फ्रेंस में, जॉर्ज वॉशिंगटन, वही पहले प्रेसिडेंट बन के आए अमेरिका के। समझ में आया? चलिए अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि कॉमन रीजंस क्या थे। अब हम देखेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इज़ कंसिडर्ड टू बी द लाइन ऑफ डिमार्केशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल थी, ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन था। मतलब कि डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? डिमार्केशन का मतलब होता है अ लिमिट दस फिक्स्ड, मतलब एक लिमिटेशन, एक लिमिट दे दिया आपको, ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो अमेरिकन स्ट्रगल में जो हो रहा था, एक फिक्स कर दिया गया था वर्ल्ड हिस्ट्री में। इट्स इमीडिएट एंड फार रीचिंग इम्प्लीकेशन आर रिमार्केबल। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या इम्प्लीकेशन हुआ, कैसे ये सब चीज़ें आई, ये सब देखने वाली बात थी। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ कॉलोनी ऑफ वेरी हाई वैल्यू वॉज नो मोर द पोजीशन ऑफ ब्रिटेन एंड अ पावरफुल नेशन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ America came into existence beyond the Atlantic Ocean, and
इन्फ्लुएंस ऑल द वर्ल्ड। अब जो भी चीज़ पहले ब्रिटिशर्स थी तो वो उनके थे पावर में, अब वो चीज़ें ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रही, ठीक है, क्योंकि अब तो हट गया, सारी चीज़ें हट गई, तो वो चीज़ अब उनके अंडर नहीं रही। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन के स्टार्ट हो गया, ठीक है, पावरफुल नेशन जो था वो बन गया। अब अटलांटिक ओशन के पास में आप देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन के पास में, और ये पूरे वर्ल्ड में देखिए सभी लोग जनरली स्टार्ट अगर हम करें तो अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले अमेरिका को ही मिली थी आज़ादी, इसलिए वो आज बहुत तरक्की पे है। तो उसी के बाद धीरे धीरे लोगों ने जो बाकी जो कंट्रीज़ थे सब जगह, देखिए सब जगह ये चीज़ें चल रही थी, सब स्ट्रगल कर रहे थे, तो हर कंट्री में लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इन सारी चीज़ों ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनको मोटिवेट किया कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे सब ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे सब ने जीता, और फिर बाद में हमारे इंडिया को भी 1947 में हम लोग को भी आज़ादी मिली गई। सेकेंड पॉइंट देखिए, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द बैन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। जनरली जो अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक रिवोल्ट था, किसके ऊपर? ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार जो था, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो चल रहा था उसी के ऊपर था। सो इट स्ट्रेंथन द थियोरी ऑफ लासेस फेयरी बाय एडम स्मिथ। तो उनके हिसाब से ये जो सिस्टम था, ठीक है, ये जो लासेस फेयरी, इसका मतलब यही है ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो थियोरी थी एडम स्मिथ के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि इनका तो मेन इसी के ऊपर प्रॉब्लम थी ना कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही थी। थर्ड पॉइंट, जॉर्ज द थर्ड एंड हिज मिनिस्टर्स वेयर ब्लेम फॉर द डिफीट ऑफ इंग्लैंड। अब जनरली जो जॉर्ज था, जो जॉर्ज थर्ड जिसने डेस्पोटिकल जो वो दिया था, उसने पॉलिसी दी थी, इसी की वजह से उसी को बोला जाता है कि उसी की वजह से और उसके मिनिस्टर के वजह से जो इंग्लैंड को हार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर वो इतना इम्पोज नहीं कर देता, इतना एक सुप्रीमेसी नहीं लेके आता, अगर वो इतना टैक्स नहीं डालता तो शायद ऐसा नहीं होता। पहला, अ ड्रीम ऑफ जॉर्ज द थर्ड ऑफ बिकेमिंग द डिक्टेटर वॉज डैश्ड ऑफ, क्योंकि जॉर्ज जो था इसका एक इसका ड्रीम था, इसका सपना था डिक्टेटरशिप के लिए, कि वो बिल्कुल मतलब पूरे वर्ल्ड में वो एक क्या करे, राज करे, अकेले राज करे। सेकेंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉर्ड नॉर्थ वॉज डिसमिस्ड एंड अ लिबरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड। जो बहुत अच्छे एक लॉर्ड थे, ठीक है, मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्हें हटा दिया गया और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से दूसरे लिबरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। सेवरल स्टेप्स फॉर रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड वॉज टेकन अप वेरी शॉर्टली, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारे रिफॉर्मेशन भी आते गए इंग्लैंड में। पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड बिकेम नियरली फ्री, ठीक, 1782 में हुआ। कैथलिक आयरिश पीपल गॉट द राइट टू वोट 1753। तो ये सारी चीज़ें भी हुई, ठीक, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी आई। पार्लियामेंट और आयरलैंड फ्री हो गया, जो कैथलिक लोग थे उनको भी मिल गया कि वो भी वोट दे सकते हैं। जनरली पहले की बात करें तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, और भी था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकते थे, या फिर वुमेन को तो कोई राइट था ही नहीं देने का, जो रिच पीपल थे वही लोग वोट देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सारे चेंजेस भी आते गए, ये पूरे हिस्ट्री में हम आगे भी देखते रहेंगे। द आयरिश पार्लियामेंट वॉज एसोसिएटेड विद वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट। अब देखिए फोर्थ, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल इन्फ्लुएंस फ्रांस टू। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक लड़ना शुरू करेगा तो उसको देख देख के लोगों के अंदर साहस आता है, और बाकी जो कंट्रीज है वो भी उनके अंदर भी एक साहस आता है, मोटिवेट आता है, वो भी लड़ने लग जाते हैं, मतलब अपने खिलाफ जो भी अत्याचार और उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही फ्रांस में भी हुआ। द फ्रेंच आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ लाफायस टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल। और जो फ्रेंच आर्मी में भी अगर हम देखें जो लीडरशिप थे लाफायस, इन्होंने भी ये स्ट्रगल में लीडरशिप दिखाई। When they came back to their motherland and they tried to awaken the people against the despotic monarchy, और वो अपने मदरलैंड फ्रांस में गए और उन्होंने वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, बताया कि ये जो चीज़ें चल रही है, जो डेस्पोटिक मोनार्की, मतलब कोई जो एक इंसान शासन कर रहा है, जो रूल्स इम्पोज कर रहा है, ये गलत है, ठीक है, हमें अपनी लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई आके हमें नहीं खिला सकता, हमें खुद ही अपना खाना बना के खुद खाना होता है, ठीक है, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट्स के लिए हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस वॉज बैडली इफेक्टेड। और अगर दूसरी साइड देखिए जो इकोनॉमी था फ्रांस का वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, कोई अच्छे से व्यापार नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिफ्थ, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स केम इनटू प्रैक्टिस। अब धीरे धीरे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट किया और उसमें काम करना शुरू किया, ठीक। पीपल गॉट रिलीजियस एंड इंटरनल फ्रीडम एंड द बेसिक फ्रीडम वॉज एक्सेप्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट। जो पीपल है उन्होंने अपने अंदर जो भी पुरानी जो पिछड़ी जो भगवान को लेकर रिलीजियस जो दिमाग में जो चीज़ें थी वो सारी लोगों ने हटाई, ठीक है, अपने अंदर से शारीरिक रूप से देखिए या फिर अपने मेंटली रूप से देखिए, वो सारे अपने आप को फ्रीडम उन्होंने दिया और जितने फ्रीडम राइट्स उनको मिले उसके अकॉर्डिंग लोगों ने चलना शुरू किया।
The first written constitution came into force in America in 1789, by which the women got the right of property and succession laws were made judicious. अब मैंने आपको बताया कि जो वुमेन है उनको तो राइट ही नहीं था, ठीक है, वोट देने का राइट नहीं था, इवन उनको अपने प्रॉपर्टी, मतलब उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, ठीक है। शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड के साथ जाती थी और हस्बैंड के पास उसी की प्रॉपर्टी होती थी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी, लड़कियों का राइट नहीं था। और अगर उस फैमिली में, और देखिए जैसे फैमिली में क्या होता था कि कोई लड़का है और लड़की है, लड़के अगर उसके पापा के बाद, किसी भी इंसान के पापा के बाद उसका जो बेटा होगा उसी को प्रॉपर्टी मिलती थी, लड़कियों को नहीं मिलती थी। और अगर उनके घर में कोई लड़का नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी किसी कज़न को, किसी भी दूर के रिश्तेदार, किसी उनको दे दी जाती थी, लेकिन लड़की को नहीं मिलती थी, ठीक। तो रिटन वर्क में अगर देखें तो जो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो आया था 1789, और वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन के लिए भी राइट्स लिखे गए थे, वुमेन को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया और उनके लिए भी बहुत सारे रूल्स बने, ठीक है। अमेरिका वॉज डिक्लेयर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड मिनिस्टर्स क्विक्स थियोरी सेपरेशन ऑफ पावर वॉज एक्सेप्टेड। अब जो अमेरिका है उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से बोल दिया गया, उन्हें वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग अपनी सुविधा अनुसार रह पाएंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ पाएंगे, ठीक है। लड़ना क्या मतलब, अपने राइट के लेके ही रह पाएंगे, एक इक्वलिटी में रहेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई थी। राइट ऑफ एडल्ट्स टू वोट डिड नॉट कम इनटू एक्शन एंड द वुमेन वेर केप्ट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट। लेकिन अभी भी वहाँ पे एडल्ट को लेके राइट नहीं आया था, ठीक है, वुमेन भी राइट नहीं, वोट के लिए अभी तक एप्लीकेबल नहीं थी। द राइट टू वोट वॉज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी विच वॉज नॉट जुडिशियस। अभी भी वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही था, ठीक है, इसी वजह से और भी प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि ठीक से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ठीक से एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट छूट गए थे, जैसे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग वोट दे सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं वो वोट नहीं दे सकते, जो वुमेन है वो वोट नहीं दे सकते, ये चीज़ें आगे भी चलती गई। The United States of America emerged as a new nation for the first time where written constitution, theory of the separations of power, theory of secularism and the theory of individual freedom were considered as at the fundamental principle of political system। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया, न्यू नेशन के फॉर्म में आया, उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई, वहाँ पे सेकुलरिज्म की बात की गई, ठीक है, लोग की खुद की फ्रीडम के लिए बात की गई, लोग अपने तरीके से रह सकता है, अपने तरह का सेकुलर कंट्री की तरह रह सकता है, उसे जो पसंद है वो कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आई। These theories were expanded in Europe also, and French Revolution in 1789 adopted them as guiding principle and established them across the world। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे, आई थिंक थर्ड चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर ही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो ये सारी जो थियोरीज है, इस लोग जो अमेरिका में जो ये आया, जो ये जो डेमोक्रेसी मिली उन लोगों को, इसमें बहुत जो अदर कंट्रीज़ थे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और धीरे धीरे बहुत सारे रेवोल्यूशंस बनने शुरू हुए, लोगों ने बहुत सारे इनके प्रिंसिपल, इनके उदाहरण लिए और इसी उदाहरण से आगे बढ़ते गए, पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में ये सब चीज़ें चलती गई, ठीक है। अब आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे जनरली क्या है, आप क्या समझते हैं? जब नए नए प्रिंटिंग प्रेस आए थे, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज़ बनने शुरू हो गए थे, राइट, ये सारी चीज़ें आई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेपर्स बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रिंटिंग प्रेस का ही, क्योंकि पहले रिटन वर्क में कुछ नहीं होता था, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आए, बुक्स छपने स्टार्ट हो गए, न्यूज़पेपर बनने शुरू हो गए, लोगों के पास अवेयरनेस पहुँच गई, तो ये सारी चीज़ें हैं। During American freedom struggle, the Industrial Revolution from West Europe was permeating into American society। जब अमेरिकन स्ट्रगल कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था वेस्ट यूरोप में, ठीक है, धीरे धीरे वो अमेरिकन सोसाइटी में भी आ रहा था। सो दे इमर्ज इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऑफकोर्स अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। There also developed a New York culture, several industries and factories were established। अब क्या हो रहा था, जैसे इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई थी, लोग काम करना शुरू हो गए थे, ठीक है, जो काम हैंड मैनुअल हो रहा था, इसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नए नए कल्चर बनने शुरू हुए, नए नए एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई। रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन दिस फैक्ट्रीज वेयर ऑलरेडी अवेलेबल, और जितने भी रॉ मटेरियल्स मतलब जो कच्चा जो सामान है वो भी फैक्ट्रीज में आने शुरू हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो गॉट encouragement and support of the economic sector, and so register unprecedented success that helped in the emergence of the USA as a strong and powerful developed nation। Yes,
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये भी इनकरेज, मतलब देखिए पहले लोग बहुत मुश्किल से फार्मिंग करते थे, बहुत मेहनत है, हैंड मैनुअल यूज़ करते, इंसान खुद जाके करता था, फिर धीरे धीरे मशीन बनने शुरू हो गए, उसके हेल्प से लोग प्रोडक्शन करने शुरू हुए। तो जो इंसान, जैसे अगर नॉर्मल देखें, अगर कोई एक शर्ट, अगर एक इंसान 10 दिन में एक शर्ट बना रहा था, ठीक है, अब वही काम एक इंडस्ट्री में एक दिन में वो 1000 कपड़े बना रहा था, तो फ़ायदा हो रहा था, बहुत बेनिफिट हो रहा था, और इधर बन के अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, नेशन की जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और अगर हम इसका नेगेटिव पार्ट देखें, ये जब हम इंफ्लेशन पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे, नेगेटिव पार्ट ये था कि जो लोग हाथ से काम करते थे, हैंड मैनुअल काम कर रहे थे, उनको क्या होता था, उनका जॉब हट रहा था, वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे। बाकी इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आ गए थे लोगों की लाइफ में, लोग अनएम्प्लॉयड हो, जैसे जॉब मिल रही थी लेकिन अनएम्प्लॉयड वो लोग होते जो हैंड, जिनको कि मशीन को चलाने के लिए एक अच्छे दिमागदार पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, जो कि उस चीज़ों को हैंडल कर सके, और जो जो एजुकेटेड नहीं थे, जो इतने ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियल से काम नहीं कर सकते, उनको नहीं रखा जा रहा था, ठीक है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इसी चीज़ को देखना है कि इंफ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था। इसकी वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई थी। अब देखिए द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में भी कैसे फेल हुआ। दो इंग्लैंड वॉज पावरफुल नेशन एंड हैड सेवरल कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड, इट हैड टू फेस डिफीट इन अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल। द फॉलोइंग्स आर द कॉज ऑफ इट्स फेलियर। अब जो इंग्लैंड है वो पावरफुल नेशन तो था, लेकिन बहुत सारे कॉलोनीज भी थे, लेकिन ये कैसे हारा, ये अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे हारा, इसके कुछ फेलियर्स थे, देखते हैं। फर्स्ट देखिए, अमेरिकन कॉलोनीज वे सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 माइल्स बियॉन्ड द अटलांटिक ओशन। ये कितने दूर था, 300 माइल्स दूर था अटलांटिक ओशन का। सो इट वॉज नॉट ईजी टू सेंड मिलिट्री फोर्स एंड फूड आइटम्स देयर इन टाइम। तो अगर आप कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई अटैक करने वाले होते हो या फिर उसे कंट्रोल करोगे, तो कैसे करोगे, इतनी दूर फूड पहुंचाना या फिर मिलिट्री फोर्स पहुंचाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि वहाँ पे कोई किसी ने वहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप बचाने के लिए अगर मिलिट्री फोर्स भेजोगे तो कैसे भेजोगे, कितनी जल्दी भेज सकते हो, ठीक। द ब्रिटिश आर्मी ऑन द अदर हैंड वे आर नॉट फेमिलियर विद द जियोग्राफी ऑफ अमेरिकन रीजन। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थे वो लोग इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, ठीक है। जो एरिया है, जो लैंड है, वो ठीक से लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोग उस टाइम पे धीरे धीरे इन्वेंशन तो कर ही रहे थे ना, ठीक से तो कुछ लोगों तक पहुँची नहीं थी। और कैसे पहुँचेगी, देखिए अगर, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लोगों के पास वो चीज़ नहीं आई थी। अब लिखित में अगर नहीं आएगा या फिर कहीं पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, टीवी तो बहुत अभी कुछ साल सेंचुरीज पहले ही आई है, तो अगर कहीं पर नहीं पता चला तो कैसे पता चलेगा। आज हमें कोई भी चीज़ कैसे पता चलती है, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है। तो उस टाइम पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग अनअवेयर थे इन चीज़ों को लेके। Second, American power was underestimated and most of the British took it only as civil war। और जो अमेरिकन पावर, उन लोगों ने इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं लिया था, ठीक है, उनको बहुत नीचा दिखाया, तो उन्होंने लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे और ये नॉर्मली वॉर है, क्या कर लेंगे। Third, the inhabitants of the colony were united and filled it with zeal. They were ready to cross any limit for their freedom। अब क्या था, जो कॉलोनीज थे, क्योंकि सब लोग अलग अलग छोटी छोटी कॉलोनीज थे, लेकिन इन लोगों ने देखा कि अकेला इंसान नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, टुगेदरनेस को अपनाया, एक यूनिटी में उन्होंने काम किया, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने अंदर एनर्जी डाली, और उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम्स आए उन सभी को उन्होंने लिमिट को क्रॉस किया और अपनी फ्रीडम की तरफ बढ़ते गए। फोर्थ पॉइंट, द ब्रिटिश जनरल मेड सम स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। और जो ब्रिटिश जनरल ने बहुत सारे मिस्टेक्स किया था, हमने देखा था कि जॉर्ज ने कितनी सारी गलती की थी, है ना। देयर वेयर सम सीवियर डिसएग्रीमेंट अमंग द ब्रिटिश पॉलिटिशियन। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी हुए थे पॉलिटिशियंस लेके, उनका खुद का ही एक्चुअली कंट्रोल नहीं था, ठीक से वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाए, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाए। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ रिजिडिटी ऑफ जॉर्ज द थर्ड, द एबल एंड एक्सपीरियंस लीडर्स केप्ट देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया था कि जॉर्ज की भी बहुत सारी गलती थी, उसकी जो पॉलिसी में जो रिजिडिटी थी, मतलब जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि जिदपन जो था उसके अंदर, या फिर जो बहुत ज़्यादा जो उसका एक अबेंडन नेचर था, ठीक है, एक रूलिंग पावर जिसके दिमाग में बैठी हुई थी चीज़ें, उसकी वजह से जो बाकी जो एक्सपीरियंस लीडर जो अगर कुछ समझा रहे थे वो समझ भी नहीं रहा था। ये सारे रीजंस थे जिस वजह से जो इसमें जो डाउनफॉल हुआ था। 6 पॉइंट देखिए, ब्रिटेन रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ फॉरेन सपोर्ट वाइल अमेरिकन कॉलोनीज गॉट फुल एक्सटर्नल सपोर्ट। अब जो ब्रिटेन था उनको बहुत ज़्यादा आजू बाजू पास में बहुत सारे फॉरेन सपोर्ट मिल रहे थे, जो कि अमेरिकन को सिर्फ अंदर की जो बाहर के फुल सपोर्ट मिल रही थी, ठीक है। मतलब जो ब्रिटेन थे उनको बाहर का सपोर्ट, जो फॉरेन है उससे वो दूर थे,
लेकिन जो अमेरिकन कॉलोनी थी उनको बाहर से जो थे वहाँ का सपोर्ट बहुत मिल रहा था। फ्रांस इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इनहेबिटेंट ऑफ कॉलोनीज। जो फ्रांस थी वो भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे थे फ्रांस के साथ, वो भी एक कॉलोनी ड्वेलर था, ठीक है, तो वो भी उसी में आ रहे थे। तो उन्होंने चीज़ों को फेस किया, तो उन्होंने हेल्प करने के लिए मदद की थी, उनकी मिलिट्री भी और फाइनेंशियली मदद की थी। अमेरिका हैड अ कैपेबल लीडर लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन हु डिफीटेड द इंग्लिश आर्मी विद ग्रेट पेशेंस, करेज एंड स्किल। ये जब हम बड़ी क्लास में आप जाओगे, इसे डिटेल में आप देखो कि जॉर्ज वॉशिंगटन का क्या रोल था। इन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो थी ग्रेट पेशेंस। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस थी, बहुत हिम्मत थी, और स्किलफुली कैसे दिमाग को ठंडा रख के कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट था। और इसी वजह से अमेरिका को ये सारी चीज़ें मिली थी, और एक अच्छा एक कैपेबल लीडर के वजह से ही वो इन सब चीज़ों को जीत पाए थे। तो यहीं पे आके जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा था पूरा जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में। सेकंड चैप्टर में हमने देखा जो अमेरिका जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहा था, कैसे उनको स्ट्रगल मिली, क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ रहा था, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड येस अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।